हेलो दोस्तों, द रीडर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो क्या था कि हमारे जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे थे अभी तक के वीडियो में। और ये जो है उस चैप्टर का, आप कह सकते हो एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, भारत का जो राज्यव्यवस्था बुक है, उसका पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और उस लेक्चर का, उस चैप्टर का जो है ये 5वां और अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो है हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ताज के शासन के बारे में, जो हमारे इंडिया में 1858 से 1947 तक था। उसके तहत जो है हमने देखा था कि 1858 का अधिनियम, उसका 1861, 1892, 1909 और 1919, इन सब अधिनियमों की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले 2 वीडियो में। उसके बाद जो 1919 के बाद जो अगला अधिनियम आया था वो आया था भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम को जानने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं और देखते हैं कि उस समय तक क्या क्या हो रहा था इंडिया के। थोड़ा सा हिस्ट्री में हम जाते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो रहा था। तो आपने देखा होगा कि 1919 में जो है एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। उसके तहत जो है 1927 में, 1927 में एक साइमन आयोग, साइमन कमीशन इंडिया आया था। साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो उसका जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लोगों ने विरोध किया था। उसमें लाठीचार्ज भी हुए थे जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उससे पहले 1917 में गांधी जी का जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उस समय गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और उस समय जो है 1935 आते आते गांधी जी एक बहुत ही बड़े चेहरे के रूप में इंडिया में उभर रहे थे, वो आ गए थे। उस साथ ही साथ 1906 में, 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग, ये भी एक बहुत ही बड़े हिस्सेदार या बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी इंडिया में। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, वो भी एक अच्छी खासी पार्टी बन गई थी। लोगों को जो है INC में जनाधार मिला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है लोगों का जनाधार, लोगों का समर्थन मिला था। और इस समय जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही थी। आप देखोगे 1920 में, 1921 में जो है गांधी जी का सत्याग्रह भी चला था। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़े से बैकग्राउंड में चल रही थी। बैकग्राउंड का जो है पॉलिटिक्स उस समय बहुत ही अलग लेवल का चल रहा था। बहुत सारे क्रांतिकारी घटनाएं, बहुत सारे आंदोलन, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो जब 1927 में साइमन आयोग आया था, साइमन कमीशन आया था यहाँ पे, और उसने जब 1919 वाले अधिनियम पे अपनी रिपोर्ट बना के कब दी थी, 1930 में दिया था उसने। 1930 में जो है रिपोर्ट बना के दिया था और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे जो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। और इस अधिनियम को जो है बोला जाता है, ये जो है भारत के इतिहास का, मतलब जो ब्रिटेन भारत था उसके इतिहास का जो है एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि उसके बाद से, इस अधिनियम के बाद से भारत में जो है एक उत्तरदायी सरकार बनाने की जो है काम शुरू हो गया था। मतलब ब्रिटेन वाले जो है अब धीरे धीरे भारत को जो है, भारत के लोगों को जो है सरकार में हिस्सेदारी और सरकार में सत्ता जो है सौंपते जा रहे थे। तो ये जो अधिनियम था इतना बड़ा था कि इसमें जो है टोटल जो है 321 धाराएं थी। ये आप नोट डाउन कर लो, 321 धाराएं थी यहाँ पे और 10 अनुसूची थी, 10 अनुसूचियां थी यहाँ पे और 321 धाराएं। तो ये जो है बहुत ही बड़ा अधिनियम था। और इतना बड़ा था इसमें कि हमारे संविधान, हमारे जो प्रेजेंट संविधान है, उन संविधान का जो 70% भाग जो है बोला जाता है कि इसी अधिनियम से लिया गया है। मतलब 1935 वाले अधिनियम का जो है हमारे संविधान में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इसका 70% भाग जो है यहाँ पे लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके साथ जब तक हमारा 26 जनवरी 1950 को जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, और हम जब आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम था, ये जो 2 साल का लगभग टाइम था, 2 ईयर्स का, इस दौरान जो है हमारे देश में शासन में जो है इसी अधिनियम के तहत चला था। तो ये जो है अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे संविधान के इतिहास में। तो इसमें क्या क्या बातें की गई थी? तो इसमें जो बात की गई थी वो था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। मतलब अखिल भारतीय संघ क्या है? तो इसमें जो है इस अधिनियम के तहत पहली बार जो है पूरे इंडिया को जो है एक राष्ट्र तो नहीं, मतलब एक राज्य माना गया। और ब्रिटेन ने बोला कि जो भी ये इंडिया है, इंडिया में उस समय क्या था, तो इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था उस समय, कह सकते हो आप। एक तो थे जो राज्य वाले थे, जो राजा थे, और एक था जो ब्रिटेन के अंदर जो है ब्रिटेन इंडिया, मतलब इसको आप बोल सकते हो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत।
दूसरी चीज जो राजवाड़े थे, अब इन दोनों में क्या था कि जो ब्रिटिश भारत था, मतलब जो ब्रिटेन इंडिया था, तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन वालों का डायरेक्ट रूल था, ये डायरेक्टली यहाँ पे रूल कर रहे थे, सारे कुछ मान लिए रहे थे। और जो राजवाड़े थे उनको क्या था कि उनको अपने क्षेत्र, मतलब वो जिस राज्य के राजा थे उस राज्य में राज तो वो कर रहे थे, लेकिन वो ब्रिटेन वाले को जो है कुछ ना कुछ कर, मतलब टैक्स जो है हर एक साल, वो हर एक साल या जो भी उनका जैसा उनका एग्रीमेंट था उसके तहत वो भेज देते हैं। तो ब्रिटेन ने बोला कि ये जो दो अलग अलग पार्टों में डिवाइड हुआ है, अब इन दोनों को मिला के हम एक ही जो है एक सिर्फ भारत का नाम हम रखेंगे, सिर्फ भारत या इंडिया जो है बोला जाएगा। तो उन्होंने पहली बार जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, लेकिन ये जो है कभी अस्तित्व में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो राजवाड़े थे उन्होंने इससे मना कर दिया, इसमें शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि शक्ति का बंटवारा किया। शक्ति का बंटवारा क्या किया कि पहले तो वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए, तो उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या किया कि डिवाइड कर दिया शक्ति। जैसे आप अभी देखते हो हमारे यहाँ अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक केंद्र सूची है, संघीय सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट। तो ऐसा ही जो है उन्होंने 1935 से ये स्टार्ट हो गया था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि इस संघीय सूची में 59 सब्जेक्ट उन्होंने रखे थे, यहाँ पे उन्होंने 54 रखे थे और यहाँ पे 36 सब्जेक्ट रखे थे। तो ये चीज आप याद रख लो एमसीक्यू के लिए कि संघीय सूची में पहली बार 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट वहाँ पे रखे गए थे। लेकिन ये चीज भी जो है, ये दोनों चीज जो है कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया, कभी भी लागू नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि ये जो राजा लोग थे, ये जो रियासतें थी, इन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, तो कभी भी जो है लागू नहीं हो पाया। उसके बाद आपको याद होगा कि जो द्वैत शासन 1919 के जो अधिनियम के तहत उन्होंने प्रांतों में जो है द्वैत शासन का जो शुरुआत किया गया था उसकी जो है यहाँ पे समाप्ति कर दी गई, मतलब द्वैत शासन की जो समाप्ति कर दी गई। और उन्होंने क्या किया कि जो प्रांत थे, मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ पे तो उन्होंने द्वैत शासन की समाप्ति कर दी, लेकिन केंद्र जो था वहाँ पे उन्होंने द्वैत शासन को जो है शुरुआत कर दी। अब द्वैत शासन में क्या था, तो इन्होंने दो सब्जेक्ट बनाए थे। एक जो सब्जेक्ट था द्वैत शासन में, एक का नाम रखा था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। जो आरक्षित सब्जेक्ट होते थे, ये दोनों सब्जेक्ट जो है गवर्नर के अंदर आते थे। और आरक्षित सब्जेक्ट में क्या था कि गवर्नर जो है किसी को भी उत्तरदायी नहीं था, मतलब जो विधानसभा थी या विधान परिषद था, तो गवर्नर जो है उस विधानसभा या विधान परिषद के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं था, तो वो सब्जेक्ट जो है आरक्षित में आते थे। और जिन सब्जेक्ट के प्रति, जिन विषयों के प्रति गवर्नर जो है उत्तरदायी था उस संविधान सभा या विधानसभा का, उसके लिए जो है उसे हस्तांतरित में रखा गया। तो उन्होंने क्या किया, इसे जो है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो प्रांतों में जो है 1935 में इन्होंने इसको एबॉलिश करने का बात किया गया। और इसकी जो बात की गई द्वैत शासन समाप्त करने की, ये जो बात की गई थी ये कब की गई थी, तो जो हमारा साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था जो 1930 में आया था, साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया था, 1930 में। उस रिपोर्ट में जो है इसको हटाने की बात की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने केंद्र में जो है द्वैत शासन की शुरुआत तो किया, लेकिन वो भी जो है सफल नहीं हो पाया, वो कभी लागू ही नहीं हो पाया। और जो भी चीज़ 1935 वाले में जो भी चीज़ लागू नहीं हो पाया था, उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि राजवाड़ों ने जो है मना कर दिया था, बस दूसरा कोई रीजन नहीं था। और उन्होंने जो है प्रांतों को जो है स्वायत्तता देने की शुरुआत कर दी। स्वायत्तता मतलब होता है कि उन्होंने प्रांतों में जो है एक उत्तरदायी सरकार बना दी। और इसके तहत उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने 1937 में चुनाव कराए थे पूरे इंडिया में। तो मोस्टली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है सरकार बनी थी, उस समय पूरे इंडिया में 11 स्टेट थे। इन 11 स्टेट में से मोस्टली जगह पे जो है 1937 के जो चुनाव हुए थे, उसमें लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से मौका मिला था अधिकार, मतलब मत देने का। और उन्होंने जो है मत देने का जो अधिकार था उसको जो है 1919 से ही शुरू किया गया था। 1919 में जो है पहली बार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और ये उसको यहाँ पे बढ़ा के जो है टोटल जो है 10%, मतलब इंडिया की जो जनसंख्या थे उसके लगभग 10% लोगों को जो है मौका मिला कि वो जो है अपने मत का प्रयोग कर सके। लेकिन इन्होंने इसमें भी कुछ कैच, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ वो करते ही थे। तो 1937 में जो है पूरे स्टेट में सरकार बनी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने होगी कि 1937 में बनी, और उसी समय जो 1939 में क्या हुआ था कि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार 2, वो स्टार्ट हो गया था। और जब ये वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ तो इंडिया में किसका शासन था, ब्रिटेन का। और ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वार 2 का पार्ट था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि बिना इंडिया में किसी से पूछे हुए, बिना इंडिया के लोगों से कंसर्न लिए हुए, इंडिया को जो है वर्ल्ड वार 2 में एक पार्टी बना दिया, मतलब इंडिया को भी उसमें कुदवा दिया उन्होंने। तो इससे नाराज होकर जो भी यहाँ पे जो इस साल 1937 में जो भी जो सेलेक्ट हुए थे, जिन्होंने जनता ने चुना था, उन
सारे प्रतिनिधियों ने जो है रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपने पोस्ट से। और उससे क्या हुआ कि 1939 में जो है जितने भी स्टेट्स में, जो 11 स्टेट में जो सरकारें बनी थी, वो सारी सरकारें गिर गई, क्योंकि जो लोग चुने हुए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो सरकार खत्म हो गई। तो बस 2 साल के लिए काम होता, और 2 सालों में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा काम किया था। और एक चीज़ याद रखना है कि जो 10% लोगों को जो है मत का अधिकार मिला था, तो मताधिकार का भी जो विस्तार किया गया था, तो 10% लोगों को भी मत का अधिकार मिला था। उसके बाद उन्होंने 6 राज्य, अब 6 राज्य कौन कौन है वो देख लेते हैं, क्योंकि टोटल जो है 11 राज्य थे उस समय। तो 11 में से जो 6 स्टेट थे, बिहार, बंगाल, आसाम, उस समय बम्बई बोलते थे इसको, बम्बई, मद्रास, 1 2 और लास्ट है संयुक्त प्रांत। ये जो 6 स्टेट थे, यहाँ पे इन्होंने 2 सदनीय व्यवस्था कर दी, मतलब एक तो विधानसभा होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे विधानसभा होगी और दूसरी क्या होगी, विधान परिषद। तो इन्होंने क्या किया कि 2 सदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। 11 स्टेट थे टोटल कितने स्टेट थे, 11 थे। 11 में से 6 राज्यों में उन्होंने 2 सदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी, और वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद के गठन किया गया। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली जो विधान परिषद में जो लोग आए थे या विधानसभा में आए थे, उनको जो रूल्स दिए, मतलब जो अधिकार दिए गए थे, वो अधिकार बहुत ही कम दिए गए थे। और इससे क्या हुआ कि उनके पास चुन के तो वो आ गए, लेकिन काम करने की जो शक्ति थी वो बहुत ही कम थी विधान परिषद के सदस्यों के पास। तो इन्होंने कर दिया। अब एक चीज़ आपके लिए करंट अफेयर्स में क्या है कि इंडिया में जो है टोटल पिछले साल तक टोटल जो है 7 ऐसे राज्य थे जहाँ पे ये 2 सदनीय व्यवस्था थी, मतलब वहाँ पे विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी। इन 7 में से एक जो है आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि पिछले साल एक कानून ला के वहाँ पे जो विधान परिषद है इसको एबॉलिश कर दिया। तो वहाँ पे अब टोटल जो 7 से हो गए 6 हो गए। ये 6 स्टेट कौन कौन है, इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। और अभी एक और स्टेट जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने जो है अपने यहाँ विधानसभा परिषद का गठन करने के लिए वहाँ के विधानसभा में एक बिल पास किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश ने एबॉलिश किया है, वेस्ट बंगाल इसको इंक्लूड करने वाला है, अभी तक इंक्लूड किया नहीं उन्होंने, एज ऑफ मतलब जब भी मैं वीडियो बना लूँ तब तक। और ये जो है 6 स्टेट है टोटल, तो 6 स्टेट का नाम आपको जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब 1909 में, आपको अगर याद होगा 1909 में क्या किया था कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के, मतलब उन्होंने धर्म के आधार पे जो है निर्वाचन व्यवस्था का जो है बांट दिया था, मतलब धर्म के आधार पे कि हिंदू को हिंदू ही वोट देंगे और मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देंगे। मेनली उन्होंने सिर्फ किया था मुस्लिम के लिए कि जहाँ पे मुस्लिम जनप्रतिनिधि मतलब मुस्लिम कैंडिडेट है उसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, उसको हिंदू नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पे हिंदू है उसको मुस्लिम नहीं कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने धर्म के आधार पर बांटा। उसके बाद 1919 में उन्होंने क्या किया कि जो एंग्लो इंडियन थे, जो सिख थे, जो ईसाई थे, जो मतलब क्रिश्चियन थे, इन सब को जो है जो अफ्रीकन थे, मतलब जो भी लोग थे अलग अलग कम्युनिटी के लोग, जो पहले धर्म के आधार पर फिर कम्युनिटी के आधार पर जो अलग अलग धर्म के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटी के आधार पर उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। उसको 1932 में जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, जो रैमजे मैक्रोन थे, उन्होंने हिंदू समाज को भी बांट के, मतलब हिंदुओं को बांट के दलित निर्वाचन का शुरुआत कर दिया। लेकिन इसके लिए जो है आईएनसी के नेताओं ने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने जो है जो BR अम्बेडकर जी थे उनसे बात किया और इस चीज़ को जो है उन्होंने एबॉलिश करवा दिया, इस चीज़ को हटा दिया। और यहीं से जो है 1932 से जो है आरक्षण प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में मैंने डिटेल से पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देख लेना। तो 1919 में उन्होंने क्या किया था, इन सारे लोगों को जो है दिया, एंग्लो इंडियन को, सिख को, क्रिश्चियन को, बाकी सबको दिया। और 1935 में उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तार किया। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था उन लोगों को भी चुनाव लड़ने की शक्ति दे दी उन्होंने, पता नहीं कैसे। लाइक उन्होंने मजदूर जिनको उन्होंने वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, महिलाएं जिनको अभी तक वोट देने का अधिकार मिला ही नहीं था, मजदूर थे, महिलाएं थे, इन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया कि वोट देने का मतलब जो है मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। साथ साथ दलित जातियां इन लोगों को उन्होंने
चुनाव में खड़े होने का अधिकार दे दिया। मतलब अब पहले उन्होंने धर्म के आधार पर तोड़ा, अब घर में भी तोड़ रहे हैं। मतलब अगर कोई महिला खड़ी है तो वहाँ पे सिर्फ महिलाएं वोट दे सकती, मतलब इसका खुद का हस्बैंड तक इसको वोट नहीं दे सकता था, ऐसा उन्होंने कर दिया था। मतलब घर में भी वो पति पत्नी के बीच में भी वो वोट के कारण लड़ाई करवा सकते थे वो। तो उन्होंने सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तार किया। अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो आप लिख लो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप लिख लो, फिर हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें आगे। तो उन्होंने क्या किया था कि अगर आपको याद होगा तो जब 1858 का जो अधिनियम आया था तो उसके तहत उन्होंने जो है ब्रिटेन में एक भारत सचिव के पद का जो सृजन किया गया था। और जब भारत सचिव के पद का सृजन किया गया तो उसके सहायता के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया भारत परिषद। तो इन्होंने क्या किया कि 1935 वाले अधिनियम के तहत इस भारत परिषद को जो है जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। और जो भारत सचिव था उसके लिए जो है एक सलाहकार समिति बनाई गई। उसके लिए क्या किया गया, एक सलाहकार समिति बनाई गई। तो देखो इसको खत्म करने के पीछे का थोड़ा सा हम रीजन समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था, और एक चीज और हुआ था कि आरबीआई की जो स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना जो कब किया गया था, 1 अप्रैल को। और ईयर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ईयर आपको कमेंट करके बताना है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 90 कब किया गया था, वो आप बताओगे। अब इस दोनों की स्थापना के पीछे का बात ये हम समझ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि 1920 में जब 1919 वाले जब अधिनियम आया था तो उसमें थोड़ा सा जो है मॉनेटरी पॉलिसी की बात की गई थी। तो ब्रिटेन का जो मॉनेटरी पॉलिसी था और भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो दोनों अलग अलग तरीके से चलती थी। तो ये जो भारत परिषद था जब इसकी स्थापना की गई तो होम चार्जेस के रूप में इंडिया से जो है हर एक साल 30 मिलियन स्टर्लिंग कुछ इस टाइप का उनका साइन होता है, तो 30 मिलियन स्टर्लिंग जाता था। और जब हम बात करें 1926 के, तो 1926 में जो है एक स्टर्लिंग की जो प्राइस थी वो इंडिया में जो है 18 रुपीज़ के बराबर थी। समझ लो कि उस समय जो है 30 मिलियन स्टर्लिंग जो है हर एक साल जो है होम चार्जेस के रूप में, जिसमें भारत परिषद और भारत सचिव का जो ऑफिस का जो खर्चा था उसको होम चार्जेस बोलते थे, उसके लिए जाता था। और 1929 में पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी आई थी, ये आपको याद होगा, आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी में क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों के जो पैसे की जो वैल्यू थी वो घट गई थी, बहुत सारे देशों में जो है पैसे की कमी हो गई थी। और उस समय जो है इन सब चीज़ों को देखे हुए इंडिया से जो है पैसे नहीं जा पा रहे थे। तो इंडिया में जो भी संसदीय व्यवस्था थी उन्होंने ब्रिटेन के महारानी से जो है रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है इस होम चार्जेस के रूप में छूट दी जाए, जबकि ये होम चार्जेस हमारे लिए नहीं था, ये उन्होंने अपनी एक समिति बनाई, उसके लिए हमारे ऊपर उन्होंने जबरदस्ती लादा हुआ था। और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इसमें हमें छूट दे दो, और वो हमें दे नहीं रहे थे। उसमें मतलब उन्होंने क्या किया कि इसको जो है इंटरेस्ट के ऊपर हमें दे दिया कि भाई 30 मिलियन आपने इस साल नहीं दिया तो इसका इंटरेस्ट के लेके आप अगले साल हमें दे देना, ऐसा वो कर रहे थे। तो इसको भी जो है 1935 में जब देखा कि बहुत ज़्यादा बजट बन रहा है तो उन्होंने 1935 में इसको जो है भारत परिषद को खत्म कर दिया, होम चार्जेस खत्म नहीं किया, भारत परिषद को खत्म कर दिया। और उसके साथ जो है भारत सचिव के लिए एक सलाहकार की टीम गठित कर दी गई। उसके बाद 1920 में एक कमेटी आई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। इसी कमेटी का एक दूसरा नाम है, दूसरा नाम मानते द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये जो दोनों कमेटी है, ये दोनों कमेटी है, दोनों सेम ही है। मतलब इसी कमेटी को जो है हिल्टन यंग को मतलब दोनों एक दूसरे के नाम पर चेंज किया गया, दोनों एक ही कमेटी है। तो 1920 में क्या किया था कि ये हिल्टन यंग कमेटी की जो स्थापना की गई थी, मतलब इसको हिल्टन यंग कमेटी बनाया गया था। और इस कमेटी जो है एक रिपोर्ट दिया था जिसके तहत 1926 में एक जो है मतलब एक केंद्रीयकृत बैंक की स्थापना की बात की गई थी। और इसी कमेटी के रिपोर्ट पर जो है 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना की गई। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लोकसभा आयोग का गठन किया। ये भी जो है 1919 में मतलब 1919 में जो है लोकसभा आयोग के गठन की बात की गई थी। और उसके तहत 1935 में इन्होंने फिर से बोला कि अब जो है ये एक केंद्र में मतलब केंद्रीय लोकसभा आयोग, मतलब जिसको हम बोलते हैं आज हम बोलते हैं क्या बोलते हैं यूपीएससी।
उसका स्टेट पीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन। और उन्होंने बोला कि अगर दो स्टेट, कोई भी दो स्टेट अगर चाहते हैं कि वो दोनों साथ में मिलकर ही कैंडिडेट को हायर करें तो उसके लिए जेपीएससी मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विसेज कमीशन, ठीक है ना, तो इसकी जो है गठन की बात की गई कहाँ पे, भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो यहाँ पे लोकसभा आयोग के गठन में तीनों का यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी की बात की गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1937 में इन्होंने संघीय न्यायालय की स्थापना की और इस न्यायालय की जो शक्ति थी वो जो है प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। न्यायालय की जो शक्ति थी मतलब इसके जो पूरा जो राइट था वो प्रिवी काउंसिल एक लंदन में बैठे थे जो कमिटी थे उसको ये इस संघीय न्यायालय की शक्ति जो है प्राप्त थी। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ किया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया। जो बर्मा था हम कभी कभी आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि बर्मा को जो है भारत से अलग करके देश बनाया गया। एक्चुअली ऐसा नहीं था, बर्मा एक अलग देश था, भारत एक अलग देश था। लेकिन उस समय जब ब्रिटेन जब आए थे यहाँ पे तो उन्होंने बर्मा और भारत दोनों को जो है क्या किया था, वहाँ का जो शासन चल रहा था वो दोनों का शासन जो है भारत से ही चल रहा था, यहाँ भारत से ही चल रहा था। उन्होंने क्या किया कि बर्मा का जो शासन है और भारत का जो शासन है अब इस 1935 वाले अधिनियम के तहत जो है उन्होंने क्या किया कि जो बर्मा का शासन है अब वो किसी और तरीके से चलेगा और भारत का शासन जो है किसी और तरीके से चलेगा, क्योंकि भारत में जो है वो अब उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहे थे, उत्तरदायी सरकार बना रहे थे। इसीलिए बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। अब इस सब चीज़ में मतलब जैसे आपने देखा कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन इसकी जो शक्ति थी कहाँ थी, प्रिवी काउंसिल जो लंदन में थी उसको प्राप्त थी। विधान परिषद बनाया गया लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को जो है बहुत ही कम राइट्स दिए गए। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था लेकिन महिलाएं चुनाव लड़ सकती थी। दलितों को वोटिंग का अधिकार नहीं था लेकिन चुनाव लड़ सकते थे। मजदूरों को वोटिंग का अधिकार नहीं था लेकिन चुनाव लड़ सकते थे। तो इन सब को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे पंडित नेहरू, उन्होंने क्या बोला था इसको, उन्होंने बोला था इसको कि ये जो है एक ऐसी गाड़ी है जिसमें बहुत ब्रेक्स है। मतलब उन्होंने इसको बोला था कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी उन्होंने बोला था। ये आप नोट डाउन कर लो, ये जो पॉइंट है कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी किसे बोला गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को बोला गया था। और किसके द्वारा बोला गया था, ये पंडित नेहरू के द्वारा बोला गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पंडित नेहरू का ये जो बयान है आपके लिए एमसीक्यू के रूप में, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो या अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे ये आ सकता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम बात करेंगे भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। अब हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। अब इससे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में देखते हैं, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो हमने ऑलरेडी देखा कि 1929 में क्या हुआ था कि आर्थिक मंदी आई थी। 1939 से लेके 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। गांधी जी आ चुके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ चुके थी, सब लोग थे। तो जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 में तो उसी समय जो है ब्रिटेन में चुनाव भी हुए। और ब्रिटेन में जब चुनाव हुए तो लेबर पार्टी की वहाँ पे जो है सरकार बनी, जो लेबर पार्टी थी उसकी सरकार बनी। अब सरकार तो बन चुकी थी और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका था। लेकिन उस समय जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ तो बहुत सारे जो ऐसे पार्ट थे ब्रिटेन के, बहुत सारे साम्राज्य के जो पार्ट थे वो ब्रिटेन के हाथ से जा चुके थे। बस कुछ ही जगहों पे उसका शासन बाकी था। अब उस समय ब्रिटेन की जो हालत ये हो चुकी थी कि अगर ब्रिटेन को इंडिया में भी जो है आप देखो वो तो 42 में जो है जब हमारे सुभाष चंद्र बोस थे वो आर्मी लेके जो है हमारे साउथ मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको लगभग उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। अगर उस समय जापान नहीं हारता तो शायद 1942 उस समय जो है बहुत पहले ही जो है हमारा देश आज़ाद हो गया होगा। तो ये सब चीज़ें जो है बैकग्राउंड में चल रही थी और इंडिया में भी जो है बहुत सारे जो आंदोलन से क्रांतिकारी जो एक्टिविटी थी वो बढ़ चुकी थी। तो अब ब्रिटेन जो है यहाँ से इज्जत से जाना चाहता था। तो जब ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की स्थापना हुई तो उन्होंने उस समय घोषणा कर दी कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे, लेकिन कब करेंगे उन्होंने ऐसा डेट नहीं बताया। उन्होंने बोला कि इंडिया में जब इंडिया के लोग खुद से शासन करने लायक हो जाएंगे तो हम वहाँ की सत्ता वहाँ सौंप कर हम वहाँ से निकल जाएंगे। मतलब ब्रिटेन यहाँ से इज्जत से निकलना चाहता था इंडिया से। तो उसके तहत क्या किया गया कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो उनका नाम था क्लेमेंट एटली। मतलब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने एक घोषणा किया कि 30 जून 1947 को मतलब उन्होंने जो घोषणा किया कि 30
31 जून 1947 1947 को जो है इंडिया जो है आज़ाद हो जाएगा और ब्रिटेन जो है इंडिया को सारी जो है शासन व्यवस्था सौंप के ब्रिटेन वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो उन्होंने इसकी घोषणा कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। उसके बाद क्या हुआ कि 2 जून 1947 को जो उस समय के जो हमारे वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है 2 जून को जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो मुस्लिम लीग थी और जो सिखों के जो प्रतिनिधि थे, इन तीनों लोगों को उन्होंने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने बुलाया और एक योजना वहाँ प्रस्तुत की। ये योजना जो था भारत के विभाजन की योजना थी कि इंडिया को जो है 2 पार्ट में, भारत मतलब इंडिया और पाकिस्तान, इन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो प्रांतीय जो प्रांत थे, मतलब जो रियासत थी वहाँ पे, जिनका जो कंट्रोल था ब्रिटिश के हाथ में था, लेकिन वहाँ पे शासन कौन करते थे? राजा कर रहे थे। तो ब्रिटेन वालों ने बोला कि हम जब यहाँ से चले जाएंगे तो जो शासक है वो स्वतंत्र होंगे कि वो आइदर इंडिया में या आइदर पाकिस्तान में, इन दोनों में से किसी में भी वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जब ये 2 जून को जो है इन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मीटिंग बुलाई इन सबके साथ और डिस्कशन किया। तो उन्होंने बोला कि 2 जून के जो है उन्होंने 12 PM तक, मतलब आधी रात का समय दिया इन तीनों लोगों को कि आप अपना अपना डिसीजन यहाँ पे बताएं। तो लेकिन नाइट होने से पहले ही मुस्लिम लीग जो है INC ने और सिखों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अपना डिसीजन बता दिया कि हम इस जो माउंटबेटन योजना थी, जो विभाजन की जो योजना थी, उससे हम जो है हम राजी हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उनका नाम क्या था? अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो है रेडी नहीं हो रहे थे। जस्ट एक मिनट दीजिएगा। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो जो है रेडी नहीं हो रहे थे, तो उनको जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने बुलाया और बोला देखिए यहाँ पे आइए, जो नेशनल कांग्रेस है और जो सिख है वो मान चुके हैं, वो सारी चीज़ों को मानने के लिए रेडी है। अगर आप इस चीज़ को अब नहीं मानते हो तो मैं जो है कल जब मीटिंग होगी उस समय मैं बोल दूंगा कि जो है अली जो जिन्ना है वो भी इस चीज़ के लिए रेडी है, तो आपको वहाँ पे फोर्सफुली मारना ही होगा, अदरवाइज आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और जिन्ना ने भी देखा कि अगर INC मान रही बातों को, अगर मैं अभी इससे विरोध करता हूँ तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और उस समय जो है जिन्ना ने इससे पहले 1946 में जो है एक डायरेक्ट एक्शन डे के डिक्लेयर कर दिया था, जिसके तहत जो है पूरे देश में जो है दंगे चल रहे थे। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जो है INC मतलब नेशनल कांग्रेस के पास इस एक्शन डे से बचने के लिए और लोगों को जो बचाने के लिए इस चीज़ को मानने का अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसलिए जो है INC और जो सिख तो मान चुके थे, लेकिन जिन्ना जो जिद कर रहे थे, तो माउंटबेटन ने उन्हें समझाया और जिन्ना भी मान गया। और ये सारी जो स्टोरी है, ये जो विभाजन की स्टोरी है, ये सारी चीज़ आपको एक बुक है इंडिपेंडेंट एट मिडनाइट, एक बुक का नाम है इंडिपेंडेंट एट मिडनाइट। वो बुक अगर आप पढ़ोगे तो सारी स्टोरी जो है आपको पता चलेगी, ये और भी अच्छे तरीके से डिटेल में वहाँ पे पता चलेगी। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो 3 जून 1947 को 2 चीज़ें हुई। 2 चीज़ें ये हुई कि एक तो जो है विभाजन की योजना पेश की गई, भारत को जो है इंडिया और पाकिस्तान में बांटने की, तो उससे जो है विभाजन की जो योजना पेश की गई थी उसे बोला जाता है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन प्लान जो है पेश किया गया और इसको जो है सारी पार्टियों ने मान लिया। बस उसके साथ एक चीज़ और किया गया कि 1946 में जो है 1946 में जो है कांग्रेस के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा जो है मिलकर सहमति से, आपसी सहमति से एक संविधान सभा का गठन किया गया था और एक अंतरिम सरकार भी बनाई गई थी। तो 3 जून 1947 को ही जो है ब्रिटेन वालों ने बोल दिया कि ये 1946 में जो बनाया गया संविधान सभा है और इसके द्वारा जो बनाया गया संविधान है वो जो है सबके ऊपर लागू नहीं होगा अनटिल वो जब तक वो मानेंगे नहीं। मतलब उन्होंने बोला कि जो प्रांत है, जो राज्य है, अगर वो मानते हैं, वो अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उनको ऊपर लागू होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनको ऊपर ये जो संविधान बनाया गया ये लागू नहीं होगा। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब आता है 15 अगस्त 1947 का दिन। क्या हुआ? 15 अगस्त 1947। इस दिन जो है इंडिया क्या हुआ? आज़ाद हो गया। इंडिया आज़ाद हो गया और इंडिया जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। क्या? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन इसके बीच में जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला जो है अभी भी हम सुलझा ही रहे हैं, इसके चीज़ें इस पर भी मैं आता हूँ। तो जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना पेश की तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने जो है ऐसा कोई डेट डिसाइड किया है क्या?
जिस दिन आप जो है इंडिया को जो है स्वतंत्र करने वाले हो, पाकिस्तान को जो है स्वतंत्र करने वाले हो, तो माउंटबेटन घर से तो कुछ सोच के नहीं आए थे। जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो घर से कुछ सोच के नहीं आया था कि हाँ इसी डेट को करना है। तो उन्होंने तो उस समय बोल दिया कि हाँ, लेकिन जब उन लोगों ने उनसे पूछा तो कि कौन सा डेट है भाई, डेट तो बताइए आप। तो इनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था भाई कौन से डेट को हम बोले। भले इनके प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि 30 जून को करना है, लेकिन अभी तक ये लोग यहाँ पे रेडी नहीं हुए थे तो हम 30 जून को कर नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि उनके दिमाग में एक चीज़ आया कि 2 साल पहले जो क्या हुआ था, 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था, और इसी दिन जो है जापान ने जो है सरेंडर किया था। इसी दिन जो है जापान ने जो है 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वार 2 में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो 15 अगस्त का डेट है, 15 अगस्त 1947, अब इसको हटा देते हैं 1947, इस दिन जो है इंडिया आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हम 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया को आज़ाद कर देंगे। तो ये जो 15 अगस्त का डेट कहाँ से आया, ये चीज़ भी आप याद रखना। अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों हुआ था, तो ये पूरी कहानी आपको पता चल गई। तो इन्होंने क्या कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान को तो आज़ाद कर दिया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मसला था वो रह गया, और इसको हम बोलते हैं IPL। इस IPL में क्या है, I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान और L फॉर लंदन। अब ये थोड़ा सा क्यों फेमस है, तो अगर आप देखोगे IPL में एक साइड यहाँ पे इजराइल, यहाँ पे फिर फिलिस्तीन है जो भी है, और फिर लंदन। 1948 में 1947 में जब ब्रिटेन वाले यहाँ से गए, तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक जम्मू कश्मीर का मुद्दा छोड़ के गए थे, जिसपे अभी भी एक संघर्ष, जिसपे अभी भी सारी चीज़ें चल रही है, लड़ाई चल रही है। उसके बाद जब 1948 में 1948 में जब ब्रिटेन वाले ने इजराइल और फिलिस्तीन को 2 अलग अलग कंट्री बनाई, तो उनके बीच का अभी भी आप देख रहे हो, अभी भी आपने कुछ देर पहले न्यूज़ में देखा होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो बहुत सारी मतलब बमबारी हो रही थी, रॉकेट वगैरह सब कुछ हो रहा था। तो ये जो टर्म है ये IPL, ये इनके लिए भी यूज किया जाता है कि जो ब्रिटेन वाले हैं जहाँ कहीं से भी वो गए, वहाँ पे उन्होंने कोई ना कोई डिस्प्यूट छोड़ दिया, ताकि लोग जो है आपस में लड़ते रहे। और ये जो है इनकी एक स्ट्रैटेजी भी थी। स्ट्रैटेजी क्या थी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडिया में जो है मतलब इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक होड़ शुरू हो गई थी हथियारों की। तो उस समय जो हथियार के जो मेन प्रोड्यूसर थे वो थे US, और उस समय थोड़ा बहुत जो प्रोड्यूसर था जर्मनी, UK भी था। तो ये सारा कुछ जो UK और US के द्वारा किया जा रहा है, उन्होंने हर एक जगह जो है कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट छोड़ दे रहे थे। लाइक इजराइल फिलिस्तीन के बीच उन्होंने कन्फ्लिक्ट छोड़ा, इनको जो है हथियार सेल किए। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा छोड़ा, इनको हथियार सेल किए। तो इसको इसीलिए जो है इसको जो है IPL बोला जाता है, इंडिया पाकिस्तान लंदन, इजराइल फिलिस्तीन लंदन। तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गया होगा। 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है 2 भागों में डिवाइड हुआ, और इंडिया पाकिस्तान के रूप में एक जो है 2 देशों के रूप में डिवाइड हो गया, 2 देश बने, नए देश बने। और जब डिवाइड हो गया तो जो वायसराय का पोस्ट था, जो वायसराय थे, तो वायसराय के पोस्ट को खत्म कर दिया गया, और उस पोस्ट को जो है बनाया गया गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल कौन होते, तो ब्रिटेन ने बोला कि आप एक काम कीजिए, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बोला कि आप एक काम कीजिए, आप किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कीजिए, और हम जो है आपके बिहाफ पे हम जो है उस व्यक्ति को आपका गवर्नर जनरल बना देते हैं। तो इंडिया की तरफ से कौन बने, इंडिया की तरफ से जो है ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्हें ही गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन ये कहते हैं ये विदेशी थे। तो एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम था C राजगोपालाचारी। ये आज़ाद भारत के पहले जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और पाकिस्तान में किसे बनाया गया, तो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये याद रखना कि अब जो जिन्ना थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बने थे, वो वहाँ के गवर्नर जनरल बने थे। प्रधानमंत्री कौन बने, तो इंडिया का प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित नेहरू बने। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने, तो उनका जो नाम था लियाकत अली खान था। लियाकत अली खान, ये जो है पाकिस्तान के PM बने थे। तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल वायसराय को हटा के गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है वहाँ पे रखी गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो
अब आपका जो है हम तो आज़ाद कर दे रहे हैं, अभी तक जो भी रूल्स हम ला रहे थे उसके तहत हम आपके ऊपर शासन कर रहे थे। अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमारी जो भी शक्ति है वो सारी आपके ऊपर से खत्म हो रही है। अब हम कुछ नहीं करने वाले आपके लिए, अब आपको जो करना है आपको खुद से करना है। तो उन्होंने जो है दोनों देशों को जो है संविधान बनाने के लिए बोला, मतलब संविधान बनाने की शक्ति दोनों देशों को मिल गई कि आप जो है अपना अपना संविधान बनाओ और अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से आप अपना संविधान बनाओ और उसको जो है अपने देश में लागू करो। तो दोनों देशों को जो है संविधान बनाने की शक्ति मिली। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो 1856 में जो है ब्रिटेन में जो है भारत सचिव, सॉरी 1858 में ब्रिटेन में जो है भारत सचिव का पोस्ट का जो है सृजन किया गया था। इस पोस्ट को जो है वहाँ पे खत्म कर दिया गया। भारत सचिव का जो पोस्ट था उसको ब्रिटेन में खत्म कर दिया गया। उसके साथ साथ जो भी रियासतें थी, इन्हें एक मौका दिया, मतलब इन्हें छूट मिला कि या तो ये इंडिया में या ये पाकिस्तान में, जहाँ भी ये मिलना चाहते हैं वहाँ पे जाके वो मिल सकते हैं। इधर वो इंडिया में जाके मिल ले, इधर वो पाकिस्तान में मिल ले, और अगर वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है। लेकिन ऐसा जो है ऑप्शन लगभग नहीं मिला किसी को, क्योंकि बाकी सारी जो रियासतें थी या तो इंडिया में चली गई, पाकिस्तान में चली गई। ये बस एक JNK का जो मामला रह गया, उन्होंने बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे, राजा हरि सिंह। लेकिन फिर भी बाद में जब पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया तो वो इंडिया में आके ही मिल गया। तो रियासतों को दिया गया कि आप जो है इंडिया पाकिस्तान में कहीं भी जाके रह सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास किया गया था आपके लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, उसको आप जो है रद्द कर सकते हो। भले ही आपका जो है आज़ादी का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, इसको भी पास किया गया था ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, तो आप चाहो तो इसको भी रद्द कर सकते हो। मतलब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो भी लॉ, ये जो भी कानून आपके लिए बनाया गया है, तो सारे कानून को आपको रद्द करने की शक्ति है। उसके बाद उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो राष्ट्रमंडल, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वहाँ पे भी आप, राष्ट्रमंडल था। अब राष्ट्रमंडल था क्या? तो ब्रिटेन जो है बहुत, ब्रिटेन में कहते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा साम्राज्य था जिसके साम्राज्य में जो है सूर्य अस्त नहीं होता था। मतलब क्या था कि उसका साम्राज्य धरती के चारों कोनों पे ऐसा फैला हुआ था कि अगर सूरज कहीं एक, उनके एक साम्राज्य में कहीं पे एक सूरज डूबता था तो दूसरे साम्राज्य में सूरज उदय होता था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा था कि उन्होंने बोला कि भाई जो भी ब्रिटेन के अंदर थे, कभी जो भी देश ब्रिटेन के अंदर थे, उन देशों का एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप का नाम दिया गया राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ ग्रुप। और ये जो ग्रुप है इसमें जो है देशों को जो है मतलब फ्रीडम दिया गया कि आप चाहो, जैसे आप ब्रिटेन के अंदर थे, इंडिया ब्रिटेन के अंदर था, तो इंडिया चाहे तो इस कॉमनवेल्थ गेम में, मतलब इस कॉमनवेल्थ ग्रुप में शामिल हो सकता है, चाहे तो नहीं भी हो सकता है। उसके बाद इन्होंने किया जो 1876 में उन्होंने एक रूल लाया था जहाँ पे जो ब्रिटेन की महारानी थी उसको भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। तो उस रूल को जो है अब यहाँ पे खत्म कर दिया गया। और जो है मतलब यहाँ पे क्या किया गया, शाही उपाधि से जो है भारत का सम्राट शब्द को जो है समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ब्रिटेन की जो महारानी है वो सिर्फ ब्रिटेन की महारानी रहेगी, इंडिया की महारानी नहीं रहेगी। तो भारत का सम्राट शब्द की जो समाप्ति की गई थी वो इसी अधिनियम के तहत किया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो 1935 वाला जो अधिनियम आया था, 1935 वाला भारत शासन अधिनियम, तो उन्होंने बोला कि जब तक इन दोनों देशों में अपना संविधान नहीं बन जाता तब तक ये जो दोनों देश हैं इस 1935 वाले अधिनियम के तहत ही अपने देश में राज्य व्यवस्था चलाएंगे, अपने देश में जो है शासन करेंगे। उसके जब ये सारी चीज़ें हो गई तो एक जो मैटर फंसता था वो क्या था, बाउंड्री का, कि भाई बाउंड्री कैसे करेंगे, क्योंकि इंडिया पे एक साइड जो है पश्चिम में देखोगे तो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्व में जो है बांग्लादेश, मतलब जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था अभी बांग्लादेश बन गया है। तो बोला कि भाई इसके बीच में बाउंड्री का निर्धारण कैसे हुआ, क्योंकि जो कुछ रियासतें थी और निर्धारण क्यों करना था, क्योंकि जो मुस्लिम एरिया था, कुछ मुस्लिम एरिया जो इंडिया में भी आ रहे थे, कुछ मुस्लिम एरिया पाकिस्तान में भी, पर कुछ हिंदू बहुल एरिया जो है पाकिस्तान में जाते। तो इन सब चीज़ों को जो है इस डिस्प्यूट को मिटाने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन का नाम दिया गया रेड क्लिफ कमीशन। ये कमीशन को क्यों किया गया था, तो बॉर्डर डिसाइड के लिए, बॉर्डर डिसाइड के लिए। और कौन सा बॉर्डर, तो इंडो पाक बॉर्डर, क्योंकि याद रखिएगा क्योंकि इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसके लिए हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो है मैकमोहन कमीशन बनाया गया था। तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या अभी आप देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हम रेड क्लिफ बॉर्डर बोलते हैं। तो ये जो है रेड क्लिफ
सर ग्रेट की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया जिसने जो है उस समय जो है बॉर्डर का निर्धारण किया था। तो इतनी सारी चीज़ें जो है उस समय हुई थी। और कुछ अगर बच गया नहीं, और कुछ तो नहीं बचता आपको इसमें, ठीक है। एक ही था कि जो 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 तो पहले जो भी सिविल सर्वेंट थे बोला है कि इनको जो 1947 मतलब 15 अगस्त 1945 से पहले जो भी सुविधाएं मिल रही थी वही सुविधाएं जो है इन्हें 15 अगस्त 1947 के बाद भी मिलती रहेगी। तो जो सिविल सर्वेंट थे उनके जो है बिहार मतलब उनके पेंशन में या उनके जो है सुविधाएं में कोई भी जो है कमी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें थी भारत ताज का शासन और जो है हमारे कंपनी के शासन में। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स को। मैं ट्राई करूँगा अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।